जब अंबेडकर की चर्चा वे लोग भी कर रहे हैं जो अंबेडकरवादी थे। आमतौर पे अंबेडकरवादी कहने वाले वे लोग हैं जो एक जाति तक सीमित हैं। दूसरे वे लोग हैं जो अंबेडकरवाद के एकदम धुर विरोधी थे, अंबेडकर के ही धुर विरोधी थे। और तीसरे वे लोग हैं जो कंफ्यूजन में थे कि अंबेडकर को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो मैं जब अंबेडकर की बात कर रहा हूँ तो अंबेडकरवाद की परंपरा भारत में क्रांतिकारी दार्शनिक कहे जाने वाले गौतम बुद्ध से शुरू होता है। इन्होंने भारत में कार्य कारण के बीच के वैज्ञानिक तरीके को उन्होंने स्थापित किया कि हर कारण कार्य के पीछे कारण होता है। ठीक उसी सिद्धांत से उन्होंने सर्च किया कि दुख है तो दुख का कारण है और अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत में जब से एक मनुवादी परंपरा रही है, शोषणकारी व्यवस्था रही है, उसी के अगेंस्ट ठीक 180 डिग्री उल्टा ब्राह्मणवादी परंपरा के खिलाफ श्रमणवादी परंपरा रही है। और वो श्रमणवादी परंपरा, ब्राह्मणवादी परंपरा जिसके मनुस्मृति में लिखा गया है कि श्रम करना कुत्ते की वृत्ति है। मतलब अगर जो मेहनत कर रहा है उसकी प्रवृत्ति क्या है, कुत्ते जैसी। लेकिन श्रमणवादी परंपरा यह कहती थी कि नहीं, श्रम करना ही मनुष्य की वृत्ति है, सही वृत्ति है। श्रम से ही, श्रमेवेव जयते आमतौर पे आता है। उस श्रम की परंपरा वाले लोग श्रमणवादी परंपरा के लोग थे जो कहते थे कि हर चीज भौतिक पदार्थों में मेहनत करने से ही इसमें सारा कुछ स्वर्ग बनाया जा सकता है, नरक बनाया जा सकता है। ये जो काल्पनिक चीजें हैं ये तो काल्पनिक हैं, लेकिन इसी भौतिक पदार्थ में श्रम करके ही इसको शानदार बनाया जा सकता है और उसका सुख यही लिया जा सकता है, इसी जगत में, इसी भौतिक जगत में। इस परंपरा को आगे ले जाने वाले लोग में बहुत ही प्रसिद्ध संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर जी और ऐसे हजारों और भी संत जो भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशाओं में संत परंपरा के लोग थे, जो अन्याय पर आधारित टिकी हुई व्यवस्था के खिलाफ कविता के माध्यम से, क्योंकि खुल खुल के आप बोल देंगे तो झापड़ खा सकते हैं अगर गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन कविता के माध्यम से आप कह दीजिए तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। टिकाकर पाकर जोड़ के मस्जिद दे बनाए, काचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कविता में थोड़ा व्यंग छिपा हुआ होता है। या पत्थर पूजे तो हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, धरती चाकी कोई न पूजे इसका है संसार। तो कविता में आप कह ले गए बात को, लेकिन झगड़ा होने के थोड़ा कम चांसेस है, फिर भी झगड़े होते थे। और उन संत परंपरा के लोगों को की पोथियों को छीनकर और आग के हवाले किया जाता था। कई बार संतों को भी आग के हवाले कर देने की यहाँ पे भारत में छिपी हुई कहानियां हैं, अनकही कहानियां हैं, जिसका इतिहास जब लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा। लेकिन उसमें संत शिरोमणि और कबीर जैसे लोग आ गए इतिहास में। उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए सावित्रीबाई फुले इस देश में जो शिक्षा की मसाल और मिसाल दोनों बने, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा जैसे लोग जो उलगुलान, न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने दीकू शब्द का इस्तेमाल किया, जो यहाँ के सामंती व्यवस्था और अंग्रेजी व्यवस्था दोनों के खिलाफ उन्होंने उलगुलान छेड़ा हुआ था। और उस परंपरा को आगे ले जाते हुए भारत में फिर हम देखते हैं कि अंबेडकर जैसे, पेरियार, और इसी के समानांतर एक और लाइन चल रही थी क्रांतिकारियों की, जिसमें भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव की परंपरा आ रही थी। यह दोनों परंपराओं से एकदम उलट एक परंपरा थी जो आजादी के दरमियान अंग्रेजों से समझौता करते हुए दलाली में उतारू थी, जो चाहती थी कि जो हजारों साल से जो उनका एक अन्याय पर आधारित जो व्यवस्था है, वह राजशाही व्यवस्था, वो और ढंग से स्थापित हो और बेहतर तरीके से स्थापित हो। और वह व्यवस्था, वह लोग कौन थे, तो वह 1925 में वह अपना एक पताका लगाए, नमस्ते सदा वस्तले व मातृभूमि जैसे कविताओं के माध्यम से उन्होंने रोज बरोज शाखा लगाना शुरू किया और कहा कि यही असली झंडा है, वह हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाना शुरू किया। और वो कहते थे कि आज़ादी में जो लोग शहीद हो रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, वह लोग बेवजह जान दे रहे हैं। यह अंग्रेजों से हमें नहीं लड़ना है, हमें तो यहाँ के मुसलमानों को भगाना है। यहाँ पे ये समता की जो बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या कोई और हो, उनको हटा देना है। और ये क्रांतिकारी जो हैं, भगत सिंह टाइप के जितने लोग भी हैं, ये भटके हुए लोग हैं, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हमारा असली लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन हजारों कुर्बानियों के बाद दोस्तों, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का निर्माण हुआ। हजारों तरह की संस्कृति, हजारों तरह की भाषाएं, हजारों तरह के पंथ, चाहे वो कबीर पंथी हो, चाहे नानक पंथी हो, चाहे वह कम्युनिस्ट धारा के लोग हों,
या बौद्धिस्ट हो, या मतलब हजारों यहाँ पे नदियां जैसे एक समुद्र में जाके मिलती हैं, वह एक ऐसा लोकतंत्र का निर्माण हुआ भारत के अंदर हजारों कुर्बानियों के बाद, जिसमें विभिन्न तरह की राष्ट्रीयताएं थी, विभिन्न तरह के जाति धर्म के लोग थे। उन सारे लोगों के बीच थोड़े अंतर विरोध के बावजूद भी एकता के सूत्र भी थे, और वो लोकतंत्र के माध्यम से सभी लोग एक ही देश में रचने बसने के लिए तैयार थे। उस लोकतंत्र के 3 मूल नारे थे: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही मुस्तैदी से भारत में स्थापित करने की बात करते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए। तो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे, जहाँ पे सामंतशाही को कुचल डाला गया था। वहाँ के मजदूरों, किसानों और तथाकथित जो उस जमाने के क्रांतिकारी प्रगतिशील पूंजीपति वर्ग भी शामिल था, उसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को स्थापित करने के लिए उसने राजशाही को वहाँ कुचला, और बहुत ही हिंसक तरीके से कुचला। ये इनकी एक आशा थी, नेहरू हो, चाहे बाबा साहेब हो, या ऐसे ढेरों जो पुरोधा थे, जो राष्ट्र निर्माण जब 1947 के बाद हो रहा था, तो उनकी दिली चाहत थी कि भारत उस राजशाही के जमाने में भी न रहे, और वह जो गुलाम भारत था, जो ब्रिटिश उपनिवेश के तहत कुचल रहा था, वो अन्याय पे भी आधारित व्यवस्था न रहे। एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोकतंत्र हो, जिसमें समता प्रधान हो, समता पर आधारित एक समाज बने, और इसके लिए लोकतंत्र जरूरी है। लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को कायम किया, और संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब का एक अहम रोल था, क्योंकि वो प्रखर नेता भी थे, प्रखर विधिवेत्ता भी थे, आजीवन जाति के विद्रोह की उनको प्रतिमूर्ति कहा जा सकता है। वह एक अर्थशास्त्री भी थे। तमाम प्रतिभा की वजह से उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वो कोई कोई ऐसा नहीं है कि दया करके चलो भाई जमार जात से आया है या महार जात से आया है तो उसको ही बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वह एक प्रतिभा की वजह से, काबिलियत की वजह से, हुनर हुनर होने की वजह से उनको एक जगह पे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। माना जाता था कि यह व्यक्ति, मतलब इनकी वहां तक पहुंच है, इतनी पकड़ है, क्योंकि उस जमाने में 32 डिग्रियां और करीब 4 पीएचडी, बाबा साहब उस जमाने में 4 पीएचडी, 5-5 अखबार उस समय डॉक्टर अम्बेडकर निकाल रहे, मुक्त नायक, बहिष्कृत भारत। तो वह दौर जबकि इतना खतरनाक था, उस दौर में बहुत ही करीने से अध्ययन करना, अध्ययन को पत्रकारिता के भी माध्यम से विद्रोह करना, और समता के लिए लगातार लड़ाई लड़ना। तो इसमें एक बाबा साहब अपने समय में ही इतने पहुंच बना चुके थे भारत के अंदर, एक जात विशेष के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक स्थापित व्यक्ति बन चुके थे कि उनकी भी पूछ होने लगी थी। उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता आजाद भारत में। दूसरी चीज थी कि भारत में जब देखा गया कि दलितों के बीच से भी एक ऐसा नेता उभरा है, तो शासक वर्ग चुप नहीं बैठा। उसी वक्त शासक वर्ग भी बाबा साहब को कैसे अपने रूप में इस्तेमाल किया जाए, इसका भी करीने से काम किया। दूसरी तरफ भारत के अंदर ढेर सारे लोगों के अंदर, क्योंकि भारतीय जो शासक वर्ग आजाद भारत में तैयार हुआ था, वो सच्चे मायने में लोकतंत्र का पूरी तरह से हिमायती नहीं था। वो दिल दिमाग से तो चाहता था कि हमारे हाथ में जो मालिकाना है वो कायम रहे, भले वो राजनीति के तहत अच्छी अच्छी बातें करता था। तो संविधान निर्माण से पहले ही डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, राज्य और अल्पसंख्यक। उसमें लिखते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, कैसे अन्याय कर ले जाते, कैसे शोषण कर ले जाते। उनकी तो संख्या बहुत कम है, लेकिन वह बहुसंख्यक जनता का शोषण कैसे कर ले जाते। तो उन्होंने स्पष्ट उसमें बताया कि मुट्ठी भर लोग शोषण इसलिए कायम कर ले जाते हैं कि जल, जंगल, जमीन, खादान, खनन, शिक्षा, रेलवे हो या बैंक हो, सारे संसाधनों पर उनका मालिकाना होगा, और जब तक मालिकाना निजी रहेगा तब तक अन्याय को हटाया नहीं जा सकता, शोषण को हटाया नहीं जा सकता है। मुट्ठी भर संख्या में कम होने के बावजूद भी मालिकाना चूंकि मुट्ठी भर के लोगों के हाथ में रहता है, इस नाते अन्याय जायज हो जाता है, अन्याय मतलब करना आसान हो जाता है। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है उस किताब में, राज्य और अल्पसंख्यक में, कि जितनी भी संपदा है, भूमि है, जमीन है, या खादान है, जल है, जंगल है, इन सारे चीजों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और वो राष्ट्रीयकरण के माध्यम से, यानी कि जो जिसको राजकीय समाजवाद कहा जाता है, उससे वो प्रभावित थे। हालांकि मार्क्सवाद में राजकीय पूंजीवाद भी अपने आप में
एक पूंजीवाद की तरफ भी ले जाने वाला रास्ता है। लेकिन यहाँ तक उनकी सोच हो चुकी थी कि हर चीज़ों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और जब राष्ट्रीयकरण होगा तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में न शिक्षा रहेगा, न बैंक रहेगा, न रेलवे रहेगा, न उद्योग धंधे होंगे। तो इससे क्या होगा कि व्यापक बहुसंख्यक जनता निजी हाथों का गुलाम नहीं होगी, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के चाकर नहीं बनेगा, उनके शोषण का शिकार नहीं होगा अगर राष्ट्रीयकरण हो जाए तो। लेकिन आजाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ रास्ता बढ़ा, उसकी गति 90 तक जाते जाते और क्रूर हो गया और वह सीधे सीधे सरपट निजीकरण की तरफ बढ़ने लगा और आज यहाँ तक जा चुका है कि 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ 13 महीने तक, 750 लोगों ने अपनी शहादत दिया और कारपोरेट घरानों के हाथों में हमारी जो खेती है, जो जमीन है, उसको हवाले करने के अडानी अंबानी टाइप लोगों के हवाले में पूरी खेती को सौंपने के लिए कानून बनाया गया था। उसको सरकार ने वापस तो लिया लिखित तौर पे, लेकिन फिर उसने विपणन नीति के माध्यम से फिर उसी कानून को वापस लाया। आज जल जंगल जमीनों पर अडानी अंबानी टाइप के लोगों का कब्जा जमाने के लिए, मतलब और ही ज्यादा निजी हाथों में करने के लिए पूरा क्रूर हमला चल रहा है आदिवासियों पर। लगातार वहां महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, उनको नक्सली माओवादी कह के हटाया जा रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली विषय है कि हम अम्बेडकरवादी अगर हैं भी तो पूरे धड़ल्ले से देखा जाए कुकुरमुत्ते की तरह से सब जगहों पे शहरों में जाया जाए तो निजी विद्यालय खुलेंगे। और हम अम्बेडकरवादी हैं फिर भी उसके खिलाफ में कि शिक्षा का सरकारीकरण होना चाहिए। शिक्षा में चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति की संतान हो, चाहे मजदूर की संतान हो, शिक्षा हो एक समान, ये नारा यहाँ पे मजबूती से नहीं है। हम कैसे अम्बेडकर के रास्ते की बात करते हैं, यह एक बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला बात है कि आज हमारे देश में सारे LIC हो, बैंक हो, सारे उद्योग धंधे हैं, सबका सरपट तरीके से निजीकरण हो रहा है। और 90 के बाद से, नई आर्थिक नीति के बाद से सारी इसमें पार्टियां जो सत्ता में जा चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो निजीकरण के पक्ष में खड़ी देखा जाता है। और इस समय तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं वह अभी पंच तीर्थ बना रहे हैं। कह रहे हमने तो पंच तीर्थ बनाया। वो बाबा साहब जहाँ संकल्प लिए थे, बड़भरा जब वो ऑफिसर बन के आए थे, उस समय चपरासी भी फाइल फेंकता था एक ऑफिसर के सामने छूत के नाते। उस समय अम्बेडकर बोले कि अरे जब पढ़े लिखे इंसान के साथ इतना कुछ होता है तो अन्य लोगों के साथ क्या होता है। उस भूमि पर उन्होंने संकल्प लिया था, तो इस नाम से उसको संकल्प भूमि 2006 में बोला गया। लेकिन 2000 लगभग 40 वर्षों बाद भारत में अम्बेडकर की जयंती को अवकाश के रूप में या भारत रत्न के रूप में या उनकी किताबों का अनुवाद होता है 40 सालों बाद। यह अपने आप में सोचने वाला विषय है कि कितना ऐसे लोगों का अवहेलना किया गया। लेकिन इसी देश में उन लोगों को स्थापित किया गया जो बोलते थे कि ये कुम्हार कुम्हार कोयरी, ये लोग संसद में क्या करेंगे। ऐसे लोगों को देशभक्त के रूप में भारत में मतलब पढ़ाया गया हमारी किताबों में, और इनको बस संविधान निर्माता तक सीमित रखा गया। कलेजे पे भारतीय संविधान लिख के खूब स्थापित किया गया। हम कहते हैं कि राज्य और अल्पसंख्यक की किताब जिनका मूल संविधान है, इसकी किताब को क्यों नहीं स्थापित किया गया। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जाति उन्मूलन, जाति उच्छेद। वह किताब को भी तो रखे और बाबा साहब को इस तरह से ऐलान करते हुए दिखाया जा सकता है। लेकिन साथिर तरीके से भारतीय संविधान की किताब को स्थापित करके बस वहीं तक सिमट दिया गया। बाबा साहब का जो व्यापक एक क्षितिज था सोचने का, उसको चुपचाप किनारे लगा दिया। आज RSS सबसे बढ़ चढ़ के और बाबा साहब को मना रहा है। बाबा साहब का विचार और RSS विचार में जमीन आसमान का फर्क है। ये बोलते थे जाति तोड़ो, ये बोलता है जाति जोड़ो। कितना विपरीत हुआ। जाति जोड़ो मतलब कि जितनी जातियां हैं आपस में जुड़ जाइए और एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। बाबा साहब क्या कर रहे हैं कि जाति एक ऐसी जाति पर टिका हुआ कितना भी बड़ा से बड़ा इमारत आप बना लें तो वह इमारत भरभरा जाएगा। और ये कह रहा है कि नहीं नहीं, इसी में समरसता बनाना है, समरस वाला भारत का निर्माण करना है, तो जातियों को जोड़ दिया जाए। जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी वाला भी इस भारत में 20 सालों से कांसीराम के जमाने से लाइन चला। और हर जाति का अपना संगठन बनाया गया और हर जाति के नए नए भगवान और नायक पैदा किए गए। और हर जाति का जो अगुआ नेता है वह टिकट के लिए कहता है कि इतने मेरे जाति के लोग संगठन बनाए हुए संगठन में शामिल हैं, फला अखिल भारतीय चौहान या गुप्ता या यादव महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ, हमें टिकट चाहिए। यहाँ तक वो राजनीति जाती है। और वह जब टिकट पाता है यहाँ और विधायक संसद बनता है तो कल बसपा में रहता है, परसों भाजपा में चला जाता है, कभी सपा में चला जाता है। यही उनकी राजनीति है। तो जाति की राजनीति का हस्र 20 सालों में देखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े धड़ल्ले से कहा जा रहा है जाति जोड़ो।
जबकि बाबा साहब की किताब है, 22 उसमें अध्याय हैं, स्पष्ट वो बोलते हैं कि भारत के अंदर जाति के जहर को अगर खत्म करना है तो भारत के अंदर जाति का खात्मा होना चाहिए, जाति का उच्छेद होना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए कि जो जाति विहीन हो, तो जाति विहीन समाज ही समतामूलक समाज की तरफ ले जाएगा। ये चेतावनी देते हैं कि वह बहुत बुरा दिन होगा जब भारत में हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के पक्षधर लोग लोकतंत्र विरोधी होते हैं, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के विरोधी होते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग अब बाबा साहब की जयंती में आजकल जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं वहाँ पे। यह बड़ा ही आश्चर्य का भी विषय है, दुखद भी पहलू है। हमारे देश के अंदर बाबा साहब स्पष्ट, ये अम्बेडकरवादियों से भी बात होनी चाहिए और अन्य लोगों से भी बात होना चाहिए, स्पष्ट बोलते हैं कि भारत के दो दुश्मन थे, एक तरफ ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। अम्बेडकरवाद को मानने वाले तमाम लोग हैं, वह ब्राह्मणवाद को खूब चढ़ बढ़ के गाली देंगे या उसको किनारे लगा देने की बात कहेंगे, और मार्क्सवादी हैं, कहेंगे पूंजीवाद का खात्मा हो जाना चाहिए। ब्राह्मणवाद कहने में ढेर सारे लोगों को एतराज हो जाता है, मैंने ब्राह्मणवाद के अभी मुख्य दुश्मन नहीं है, लेकिन बाबा साहब अपने जमाने में बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद यह दो मुख्य शत्रु हैं। और तुलसीराम हमारे आजम, हम लोग की तरफ आजमगढ़ कहते थे कि नहीं, यह जो व्यवस्था है वो दो मुँहा सांप है, एक तरफ उसका एक मुंह है ब्राह्मणवादी या दूसरा मुंह है पूंजीवाद। जब इसको मारेंगे तो इधर की तरफ एक फन काट के खाएगा और इधर इसको कुछ लेंगे तो इधर से फन खाएगा। तो ऐसे तरफ से हम देखते हैं कि समाज में ये बहुत सटीक बैठता है कि जो ही आप ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद चिल्लाते हैं तो आराम से आपके देश में निजीकरण की तैयार बही और आप चुपचाप तमाशा देखते रहे और वो पीछे से आपको पूरा खा गया, पूरा आपका आरक्षण, पूरा आपके अंदर सरकारी, जैसे रेलवे में लगभग 24,000 नौकरियां हुआ, 24 लाख नौकरियां हुआ करती थी 2004 में। राकेश मोहन जब कमेटी बनी उसके बाद इस समय 14 लाख के आसपास नौकरियां बची, लगभग यह 6 से लेकर 6 4 10 10 लाख जो नौकरियां खत्म कर दी गई, तो 10 लाख रहता तो उसमें ब्राह्मण भी नौकरी पाता, सवर्ण भी नौकरी पाते और SC ST भी पाते, OBC भी पाते, उसी 10 लाख में हम बांटते ना। लेकिन 10 लाख जब सफल सख्त हो गया तो कौन पाएगा, कोई नहीं पाएगा। ये तो सबके विरोध में है निजीकरण। लेकिन हमारे देश के अंदर सांप्रदायिक राजनीति ब्राह्मणवादी लोग करके और चुपचाप उधर की तरफ ध्यान भटका के पूरे देश में मालिकाना जिसके तरफ इशारा किए थे कि शोषण तभी कायम होता है, शोषण तभी किया जा सकता है जब मुट्ठी भर लोगों के हाथ में मालिकाना हो। वो मुट्ठी भर लोगों के अंदर मालिकाना किस हद तक बढ़ा है, यह पूरे विश्व स्तरीय जो असमानता जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत में 1% लोगों के हाथ में 40% संपत्ति जा सकती है। बेरोजगारी दर MMI की रिपोर्ट 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ बता रही है कि 27% से ऊपर जा चुका है बेरोजगारी की दर। 50% IITians नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे समय में इतनी असमानता जहाँ कायम हो गई है, ऐसे समय में डॉक्टर अम्बेडकर को याद करना सच्चे मायने में तब होगा कि जब समतामूलक समाज बनाने के लिए कम से कम नए सिरे से हर मालिकाने के खिलाफ जो मुट्ठी भर लोगों का है उसके खिलाफ एक मतलब बहुत शानदार लड़ाई के लिए सबको लामबंद करने की जरूरत है। भैया लामबंदी तब हो सकती है जब चाहे अम्बेडकरवादी हो, क्योंकि यहाँ ढेर सारे वादी हैं, मार्क्सवादी हो, मार्क्सवाद लेनिनवादी हो, तमाम तरह के विचार, गांधीवादी हो, सबके केंद्र में जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र का या भारत का संविधान है उसके अंदर से एक चीज अगर हटा दिया जाए जिसका कोई मायने नहीं रहता है, वो क्या है? समानता। अगर संविधान की किताब से समानता को हटा दिया जाए तो हमारे लिए संविधान का क्या मतलब है? तो उस समानता के बेस पर इन सारे लोगों के बीच में एकता हो सकती है और उस समानता को RSS कतई नहीं बर्दाश्त करता, पता है कि नहीं, ये तो जायज है। तो उस समानता को केंद्र बिंदु बनाकर और सारे लोगों के बीच में एक व्यापक भारत में मोर्चाबंदी होनी चाहिए। और मौजूदा समय में जो हिटलर शाही थोपी जा रही है, यानी कि बोलने तक के अधिकार को छीनने की अब यहाँ कई जगहों पे साजिश हो रही है, यहाँ तक कि आंदोलन तक करने के लिए साजिशें हो रही है। लगभग 365 दिनों तक शहरों में एक धारा 144 लगभग लगभग लगा रहता है। जब भी कोई आप धरना या प्रदर्शन करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि अरे इस समय तो नहीं हो सकता है, इस समय आपका फला कार्यक्रम नहीं हो सकता है। अब खुलेआम देवरिया जैसे शहरों में जैसे टाउन हॉल जैसे जगह थे जहाँ पे पूरी व्यापक हजारों हजारों लोगों की गैदरिंग होती थी, उन सब पे ताले लगे होते हैं। अब कोई प्रदर्शन करने लायक या कोई कार्यक्रम करने लायक अब स्थल को भी समाप्त कर दिया गया। लखनऊ जैसे शहरों में विधानसभा के सामने बड़े प्रदर्शन के केंद्र हुआ करते थे, सबको लूट दिया गया, मतलब वो ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब कि आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो उत्पात मचा रहे हैं, आप सवाल भी कर रहे हैं तो बवाल कर रहे हैं, यह माहौल बनाया जा रहा है। और जो सवाल कर रहा है
उसके बावजूद भी तो उसको कहा जा रहा है कि जैसे किसान वह खालिस्तानी है, वो नक्सली है, माओवादी है, मतलब उन पर ठप्पा लगाया जा रहा है कि यह शासन के विरोध कर रहे हैं, इनको कोई ठप्पा लगाओ, राक्षस घोषित करो और उसके बाद से इनको जेल में डालो। ईडी का छापा मरवा दो, चाहे तमाम तरह के छापे मरवाओ, पेपरों में पहले आप एक प्रूफ हो चाहे ना हो, पेपर में पहले लिखवा दिया जाएगा। इसलिए छापा पड़ा है कि पता चला है कि इनकी ये मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन पेपर पूरा गाना शुरू कर देंगे। पेपर पहले में इतना मोदी भक्त बने हुए हैं या गोदी भक्त गोदी मीडिया बनी है कि पहले ही गरजना शुरू कर देती है कि इनके ऊपर इसलिए इनके ऊपर छावा पड़ा है कि इनका फलानी जगह से संबंध है। मतलब साबित नहीं है, लेकिन इतना प्रचारित कर दिया जाएगा कि आप हो चाहे ना हो, आपको एक खतरनाक इंसान के रूप में पेपर ग्लैमराइज कर देगा, महिमा मंडित किया जाएगा। और यह देश का दुर्भाग्य है कि जो ताड़ीपार जैसे लोग हैं शानदार शानदार पोस्टों पे जाके और बने हुए हैं, कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन बना है। इससे तो ज्यादा अगर राम का नाम लिए रहते, भगवान का नाम लेते तो आ जाती है। अब मतलब कि ऐसे लोग जाके और सत्ता में शानदार मंत्री बने हुए हैं। यह लोकतंत्र का या ये भारत के संविधान का एक तरफ से दूसरे एक तरफ अच्छाई है तो एक शासन भी है। ये ऐसे लोग आराम से वहां पे जाके और नीति नियम ऐसे बना रहे हैं कि पूरा संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद भी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी ढेर सारे कानून बना देते हैं बिना बहस